दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जेपी पावर जेपी एसोसिएट की कंपनी है, जेपी एसोसिएट, जो अब नीलाम प्रक्रिया से गुजर रही है और इस पूरी नीलामी प्रक्रिया के तहत अदानी ग्रुप जो है उसका अधिग्रहण करने जा रहे हैं। एनसीएलटी की अप्रूवल अभी बाकी है, बाकी सीओसी और सीसीआई की अप्रूवल मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो कि जेपी पावर जो है आने वाले समय अदानी ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आए, सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले किए गए। नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जिसका क्या फ़ायदा है जो पावर कंपनियों को हो सकता है या फिर उसका कुछ नुकसान होगा, उसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा कुछ और लेटेस्ट अपडेट है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जेपी पावर की नई रेटिंग आ चुकी है। रेटिंग एजेंसी की तरफ से क्या कहा गया, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स के कारोबार की बात करें तो 17.81 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाजार क्लोजिंग में भी 20-25 मिनट बाकी है। 0.11% की तेजी, या यूं कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेड करा है। उसके पीछे वजह बाजार में भी आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स थोड़ा सा इस समय गिरावट की चपेट में है। तो यहाँ पे आज शुरुआत 17.85 पर पॉजिटिव, कल क्लोजिंग 17.79 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.96 का हाई भी बना और जो लो है वो 17.70 का, यानी दोनों तरफ का फिलहाल माहौल बन रहा है। थोड़ी गिरावट भी है, कुछ हल्की सी तेजी भी है, क्योंकि बाजार का इतना सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। 52 वीक का जो लो इसका वो 12.36 का है और हाई 27.70 का है। अब जेपी पावर की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2-3 महीनों में ये कमजोर साबित हुआ है। 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे 0.56% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ की बात की यहाँ पे 8.1% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है और 3 मंथ के हिसाब से 2.89% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले 3 महीनों से देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट का सिलसिला जारी है। 6 मंथ के हिसाब से 5.2% के आसपास की तेजी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 18.68% के आसपास की तेजी है। आपको ये पता होगा कि कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे था, 1 रुपये से भी नीचे था। वो स्टॉक आप देख सकते हो कि जो 50 पैसे के आसपास था वो 27 तक चला गया था। अब इस समय उस लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने ये जानकारी दी है कि उनको क्रिशिल रेटिंग की तरफ से रेटिंग प्रोवाइड की गई है। हर कंपनी को रेटिंग लेनी होती है, जो भी उनका कर्ज है, क्योंकि जो कर्जदाता है वो रेटिंग के भरोसे ही उनको कर्ज देते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि कंपनी कितनी सेफ है इस समय, जो लोन दिया उनको मिल सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिपोर्ट है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी जो है जेपी पावर की वो है 5,600 करोड़ रुपीज़ की, यानी 5600 करोड़ की। क्रिशिल की तरफ से इसके ऊपर जो रेटिंग दी गई है वो है ट्रिपल बी की रेटिंग है और जो आउटलुक रखा है वो स्टेबल है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी रेटिंग है और आउटलुक भी स्टेबल है। तो ये रेटिंग आप देखें, इसको रीअफर्म कर दिया गया। पहले भी क्रिशिल की ट्रिपल बी की रेटिंग और स्टेबल आउटलुक था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये लेटेस्ट रेटिंग आ चुकी है। इसमें आपको पता चलेगा ये 20 नवंबर 2025 के हिसाब से कि जेपी पावर के ऊपर अच्छी रेटिंग इस समय क्रिशिल दे रहा है। तो यहाँ पे 21वीं सदी में अगर आप देखें तो 5 बड़ी कंपनियां, 5 कंपनियों में सबसे ऊपर जयप्रकाश एसोसिएट है। जेपी ग्रुप की ये कंपनी आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी अब नीलाम हो रही है और अदानी ग्रुप है जो इस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। सेकंड है अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस, जो यहाँ पे नीलाम हो चुकी है। उसके बाद में नंबर 3 पे है दूत ब्रदर्स की वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, जो ऑलरेडी डूब चुकी है। और किंग फिशर एयरलाइंस विजय माल्या की, ये भी डूब चुकी है। विजय माल्या देश छोड़ के भाग चुके हैं। और फिर ये हाउसिंग कंपनी डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग, तो ये देख सकते हो कि वाधवान बंधु की कंपनी। और ये यस बैंक के साथ आप देखिए जुड़ के इन्होंने फ्रॉड किया था, ये कंपनी भी डूब चुकी थी। 5 बड़ी कंपनियां जो इस समय डूब चुकी है और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जेपी एसोसिएट भी इसमें लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो ये वो सारी कंपनियां जिनका एक समय डंका बजता था, बाजार में इनकी बहुत बड़ी पैठ थी, लेकिन अब वो सारी कंपनियां खत्म हो चुकी है कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2025, ये जो नया बिल तैयार किया गया है, इसका मकसद है कि लोगों को
सुरक्षित और सुलभ बिजली मिले और वो भी कम कॉस्ट पे। तो टैरिफ को कम करना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सुधारना और रेगुलेटरी जो भी इस समय कमियाँ उसको सुधार के एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करना, रिन्यूएबल एनर्जी के एडॉप्शन को और ज़्यादा बढ़ाना, यानी हर कोई क्लीन एनर्जी को अपनाए, उसकी तरफ आगे बढ़ना। इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान रखे गए और कंज्यूमर के वेलफेयर के ऊपर खास यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। सरकार इस समय चाहती है कि लोगों को फ़ायदा हो और जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस में है उसको भी फ़ायदा हो। कुल मिला के प्राइवेट प्लेयर है वो आने वाले समय बिजली दे किसी भी डिस्कॉम में, जो इस समय सिर्फ सरकारी डिस्कॉम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो देख सकते कि 2047 विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए पावर सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है। तो देखो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर और हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो पार्लियामेंट्री जो मीटिंग थी उसमें ये कहा गया है कि ये जो बिल है एक गेम चेंजर साबित होगा। जो भी कमियां इस सेक्टर की वो सारी खत्म होगी। तो इस बिल का मकसद है कि कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ लाना, ये मैंडेटरी करना है और जो भी आप देखें लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। तो जो यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर को, वो आगे भी जारी रहेगी। जिस हिसाब से इस समय वो बिल पे करे उसी हिसाब से बिल पे करेगा, उसमें कुछ कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर है उनको कोई भी कॉस्ट बढ़ा के नहीं देना है। जो कॉस्ट वो पे करे वही करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये खास कहा गया है कि इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से भी कोई लोगों को एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना होगा। तो इस बिल के माध्यम से डिस्कॉम को मजबूत करना, अभी भी बहुत सारे डिस्कॉम है जो लॉस में चल रहे हैं, उनके लॉस को कम करना और ये देख सकते हो कि कंज्यूमर के लिए भी ये सारी फैसिलिटी जो कि वो चाहे हो उसकी बिजली इस्तेमाल करे, उनको वो ऑप्शन हो। तो ये सारी बातें इस बार इस बिल के अंदर रखी गई है और ये बिल आने के बाद देख सकते हो कि जो डिस्कॉम है वो भी फायदे में आ सकते हैं जो लगातार लॉस में बने हुए हैं। अब यहाँ पे एक नई और रिपोर्ट जारी की इकरा की तरफ से और इस इकरा रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इस समय जो डिस्कॉम है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डिस्कॉम लगातार लॉस में चल रहे हैं और इसके लिए जो पावर वैल्यू चेन है वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो इस समय फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको भी कम करना है। इसके आप पीछे वजह की जो टैरिफ हाइक काफ़ी हो जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है और एटीएनसी जो लॉसेज वगैरह है, जो डिले हो रहा है, जो कॉस्ट जो उनकी खरीदारी है वो महंगी पड़ रही है, बिजली सप्लाई में वो कॉस्ट हो रही है काफ़ी बढ़ रही है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी है, इन सबको ठीक करना है। क्यों इसे सब करने की ज़रूरत है? क्योंकि डिस्कॉम का जो डेट है वो लगातार बढ़ा है। देखो कि मार्च 2024 तक ये डेट है वो 7.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में डिस्कॉम आगे काम नहीं कर पा रहे, उसके लिए कोई नई पॉलिसी बिल्कुल बनानी जरूरी है। तो इकरा का कहना है कि प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे मंजूरी देने से ये जो टैरिफ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा जिससे आने वाले समय लॉन्ग टर्म में अच्छी सर्विस भी मिलेगी और जो लॉस डिस्कॉम का हो उसको भी कम किया जा सकता है। यानी कुल मिला के इकरा की रिपोर्ट भी कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर की आवश्यकता है इस सेक्टर में। जो सरकारी तरीके से मशीनरी जो काम करे उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म लाने की जो जिसमें देखिए उज्ज्वल डिस्कॉम जो एश्योरेंस योजना है, यूडीआई स्कीम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है आरडीएसएस, इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज वगैरह है और रूरल एरिया के लिए जो बेनिफिट देके जो रूल्स और फ्यूल्स पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी एपीपीएसएस है, ये सब के अंदर भी इस समय देखें सरकार की कोशिश है जारी, लेकिन इसको और सुधारने की आवश्यकता, तब जाके पावर सेक्टर को फायदा हो पाएगा। तो कुल मिला के देखिए कि पावर सेक्टर के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है। ये अमेंडमेंट बिल इस सेक्टर के लिए बड़ा एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है और ऐसे में पावर सेक्टर कंपनियां जो लगातार लॉस में चल रही है उनके पेमेंट समय पे नहीं मिल पा रहे क्योंकि डिस्कॉम भी बहुत ज़्यादा दबाव में। ऐसे में पावर कंपनियों को फायदा नहीं होता है। सरकार की पॉलिसी का पावर कंपनियों को फायदा होगा और रिलायंस पावर, जेपी पावर जैसी कंपनियां भी आने वाले समय फायदे में आ जाएगी अच्छे खासे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।